जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों 13 जनवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये क्लास दोनों मीडियम में है, बाइलिंगुअल क्लास है। तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया और भारत की रैंक है 85। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की इसमें रैंक 85 है और सबसे पहले स्थान पर जापान है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों 10 जनवरी को इस इंडेक्स को जारी किया गया। लंदन में है वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार फर्म, इसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 की इस इंडेक्स को जारी किया है। क्लियर? और इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 85। साथियों सबसे पहले स्थान पर जापान है। जापान यानी कि 193 डेस्टिनेशन है जो कि वीजा फ्री है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया 192 डेस्टिनेशन वीजा फ्री है, यानी 192 कंट्रीज या डिफरेंट जगहों पर वो जा सकते हैं। जर्मनी, स्पेन 190, फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग 189, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन 188। सबसे नीचे अगर बात करें तो देखिए अफगानिस्तान 109 प्लेस पर है। ठीक है, अफगानिस्तान की रैंक बहुत ही नीचे है, सबसे नीचे है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इधर देख सकते हैं, एक स्लाइड में पूरा हिंदी लिखा हुआ है, एक स्लाइड में पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है। आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है कब लॉन्च किया गया? 2006 में इसे लॉन्च किया गया है और इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन शामिल किए गए हैं। हर एक पासपोर्ट में जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती हैं उसकी कुल संख्या पर स्कोर मिलता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको भारत की रैंकिंग बता रहा हूं विभिन्न इंडेक्स पर। तो सबसे पहले है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 136 है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 135 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 प्लेस पर है। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही है? ओके, सभी को समझ में आ रहा है हर एक पॉइंट? चलिए दोस्तों, यहां पर जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो स्क्रीनशॉट यहां पे भी ले सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। 13 जनवरी के सुबह के 6 बज गए हैं और मैं आप सभी के साथ लाइव हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको क्लास देता हूं जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है हमारे एप्लीकेशन पर। साथियों ये 411 नंबर की क्लास है। स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। सबसे कम समय सबसे पहले करंट अफेयर्स देने का वादा है। दोस्तों सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो सोचते बस मत बैठे रहो, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ो, तभी सफलता प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन 2023 हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, वीर गार्जियन जो है वायुसेना अभ्यास है, याद रहेगा आपको। तो ये जो अभ्यास है जापान में स्टार्ट हुआ है। इसमें जापान की जो वायु आत्मरक्षा बल है इसका नाम है JASDF और भारतीय वायुसेना के बीच में स्टार्ट हुआ है। ये कहां पर होगा? जापान में होगा, इरुमा हवाई अड्डे पर होगा और हयाकुरी हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच में जो आपसी समझ है और जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर है? चलिए साथियों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास है उसे भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार भी होता है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुण, वरुण,
शक्ति और डेजर्ट नाइट। भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है इंद्रधनुष अभ्यास। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र युद्ध अभ्यास। समुद्र शक्ति दो वर्ड हैं, ठीक है, दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एक होता है एक्यूवेरिन जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। अब अगली स्लाइड में पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए है, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, 12 जनवरी 2023 के हमारे पास रिजल्ट हैं और आरती भट्ट, नितांत सिंह, हेमंत कुमार भोई, गौतम राज, आप लोगों ने टॉप किया है। हर एक बच्चे को टॉप करने का मौका मिलता है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है हमारे सीजीटी एप्लीकेशन पर। सीजीटी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग ऑन गूगल प्ले स्टोर, और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे क्लिक करके भी सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, यहां पे आपको मिलेगा वीडियो, पीडीएफ एंड क्विज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? When has नेशनल यूथ डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड? तो बताइए नेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? 11 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और 11 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स पे जल्दी लिखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था। सभी बताएं 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यानी इनकी याद पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। यह दिवस हमारे युवाओं को प्रेरणा देता है, और स्वामी विवेकानंद जी जिनका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट है, उठो जागो और चलो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, पीएम मोदी जी 12 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी किया है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इसका उद्घाटन भी किया है। हर साल देश के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनके राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 1984 से मनाने के लिए ऐलान किया गया है। एक महत्वपूर्ण दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में जो युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई है वो 1985 से हुई है, 1985 से हुई है, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर अगली स्लाइड पे आपको यहां पर जब पीडीएफ देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से ही सारा कंटेंट बना हुआ है। परीक्षा संजीवनी लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। इन्होंने भारत में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय कराया पूरी दुनिया में, और शिकागो की जो उनकी स्पीच थी पूरी दुनिया में फेमस भी हुई है। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की है। दोनों की स्थापना की है विवेकानंद जी ने। ठीक है दोस्तों, जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। युद्ध के अनाथ के लिए दिवस 6 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 18 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, ओके। सो विजय जानवी, लक्ष्मण प्रसाद, साक्षी तोमर, सभी साथियों को समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सभी जगह, ताकि वो भी फायदा इसका उठा सके।
गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, यहां पर भी कंटेंट आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कहा है? तो यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने 2022 का जो वर्ष है, उन्होंने कहा है कि सबसे गर्म वर्ष था। अब सवाल उठता है कि सबसे पहला गर्म वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1913 जो है सबसे गर्म वर्ष माना जाता है। कहीं कहीं 1911 भी मिलता है। लेकिन अभी यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने कहा कि 2022 बहुत ज्यादा गर्म वर्ष था। बहुत जंगलों में आग लग गई, यूरोप में, चाइना में बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी पिछले वर्ष। तो इन्होंने इस बात को माना है कि 2022 दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष था। इसकी वजह से जो फसल का उत्पादन था वो नहीं हो पाया, नदियां सूख गईं, हजारों लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, यूरोपीय संघ जो है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S, इन्होंने ये बताया है 2022 विश्व का सबसे 5वां गर्म वर्ष भी था। ठीक है, और बाकी यूरोपीय वैज्ञानिकों ने यूरोप का दूसरा सबसे गर्म वर्ष बताया है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे भारत के मौसम विज्ञान के बारे में बताएं तो उन्होंने कहा है कि 2022 5वां सबसे गर्म वर्ष था। भारतीय मौसम विज्ञान की बात करें तो 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस विभाग के द्वारा भारत से लेके अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेपण स्टेशन चलाए जाते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है हैरी ब्रूक। दोस्तों, हर महीने जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है आईसीसी उन्हें चुनता है। महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर बेस्ट प्लेयर वीमेन कैटेगरी में चुनी गई हैं। ठीक है, हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है और 2021 से आईसीसी ने इसे चालू किया है। दोस्तों, यहाँ के आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम को देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट इसका नाम हो गया है। चीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा किया गया है। महाकाल कॉरिडोर, अभी इसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया, इसका नाम बदलकर श्री महाकाल लोक किया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट किया गया है। देवगिरी किला हो गया दौलताबाद किला, जो कि महाराष्ट्र में है। राजपथ सबसे इंपॉर्टेंट है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। क्लियर? इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अगली स्लाइड है, बताइएगा आप, नहीं तो हम कंटेंट को एक तरफ हिंदी एक तरफ नीचे इंग्लिश भी लिख देंगे। अब यहाँ पे चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड हुआ है। 0.5140 गन हिल हुआ है। राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया गया है। हरिजन शब्द की जगह पर डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। और रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड किया गया है। चलिए यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया 1 वर्ष के लिए। तो माइकल पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों, आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ये कौन है? ये माइकल पात्रा हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आरबीआई होता है इसमें एक गवर्नर होता है, चीफ गवर्नर होता है, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो मेन गवर्नर होता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो माइकल पात्रा पहले हैं, एम के जैन दूसरे हैं, एम राजेश्वर राव तीसरे हैं और टी रविशंकर चौथे हैं। क्लियर है? ओके, आपने इतनी बात समझ ली।
आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। और आखिरी में मैं आप लोगों से बात करूंगा, है ना, अभी बात नहीं करूंगा, अभी पढ़ा रहा हूं तो बस अभी पढ़ाऊंगा। सबसे आखिरी का जो 1-2 मिनट होता है उस पर मैं आपसे चैट करूंगा, बात करूंगा। अभी केवल पढ़ाई पे फोकस, ठीक है। चलिए, तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया है, मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, आरबीआई के बारे में बता देते हैं। तो आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग समिति ने, किसने? हिल्टन यंग समिति ने अनुशंसा दी थी कि आरबीआई की स्थापना की जाए और फिर इसकी स्थापना की गई है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन किया गया था। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई में। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव सबसे तेज, दुनिया में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी देखिए T20 में सेकंड रैंक पर है, पहले फर्स्ट रैंक पे थे, अभी सेकंड रैंक पे आ गए हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में इन्होंने डेब्यू किया था। मात्र 42 इनिंग्स खेली है और 1500 रन बना दिए हैं। 843 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। ग्लेन मैक्सवेल जो थे 940 गेंद के साथ दूसरे सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा जो है, आप देखें तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा इन्होंने शतक जड़ा है T20 इंटरनेशनल में, 4 शतक जड़े हैं। और सूर्य कुमार यादव ने 3 शतक जड़े हैं। ठीक है, चलिए, भारत ने किस देश के साथ सबराग मुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों, इंडिया जो अभी हाल ही में इन्होंने किसके साथ, श्रीलंका देश के साथ सबराग मुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। दोस्तों, श्रीलंका में देखिए, भारतीय उच्चायुक्त का क्या नाम है? गोपाल बागले। और सबराग मुवा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर उदय रत्नायके। इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हुए हिंदी पीठ की स्थापना के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन इन दोनों ने हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, यहां पर श्रीलंका की बात करेंगे, क्योंकि श्रीलंका की बात आ रही, तो यह है श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका और भारत गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से अलग होता है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक इसकी विधायिका राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और एक इसकी कार्यपालिक और न्यायपालिक राजधानी है कोलंबो। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। क्लियर? दिनेश गुणवर्धने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। 83 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज 83 ऑल इंडिया प्रीसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 83 नंबर का जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, जयपुर में, राजस्थान में आयोजित किया गया। तो इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं मैं आपको बताता हूं। तो पूरे भारत में जहां जहां पर विधानसभा है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, दोनों यहां पर उपस्थित थे। लोकसभा के जो स्पीकर हैं कौन है? ओम बिरला हैं। तो ओम बिरला इस सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की है। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया है। देखिए, यह सम्मेलन 11 साल बाद हुआ है। पिछले बार 2011 में हुआ था और इस बार 2023 में हो रहा है। 11 साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान राज्य की बात आई है तो राजस्थान की लोकेशन को देखिए। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। राजस्थान की सीमा पंजाब से लगती है, यहां पे हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है,
मध्य प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है, और ये पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का शासन है। राज्यपाल है कलराज मिश्रा और राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने। अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अनजान साक्षी ये आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार का। के अब्दुल गफ्फार की ऑटोबायोग्राफी है अनजान साक्षी, और इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी ने। इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। दोस्तों, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है अनजान साक्षी। धोनी ने जनवरी 2023 में इसका विमोचन किया है। दोस्तों, इस बुक में क्या बताया गया है? तो गफ्फार जी ने बताया है, इसमें उन्होंने बताया अपनी पूरी यात्रा, उनकी जर्नी कैसी रही है, और समय के साथ जो स्टूडेंट और जो टीचर्स के बीच में रिलेशन है उसमें कितना बदलाव आया है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में। क्लियर साथियों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको जानना चाहिए। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, तमल बंदोपाध्याय ने लिखी है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल ने लिखी, कल ही मैंने आपको बताया था। अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर ने। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसे विक्रम संपत ने लिखा है। महत्वपूर्ण बुक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्लियर? चलिए साथियों, करंट अफेयर्स की रसमलाई खा लीजिए। 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब यहां से आपका जो टेस्ट सीरीज है स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। भारत के हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो भारत के अभी चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल। आप सभी अपने कमेंट बॉक्स पे उत्तर देते रहिए। ओके, शुभानंद, कविता कुमारी, राखी कल्याण, साक्षी सिंह तोमर, सभी दोस्तों अपने सारे दोस्तों को जोड़ना है ताकि आपका एक बहुत बेहतरीन ग्रुप बने। ठीक है, चलिए आखिरी में हम बात करेंगे आप सभी से, हम आपको समय देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दे चिरंजीवी कोनिडेला को। किसे मिला है? चिरंजीवी कोनिडेला को। कड़ालेकाई परिशे मूंगफली उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कड़ालेकाई परिशे मूंगफली महोत्सव अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर इब्राहिम बताइए कमेंट बॉक्स पे, कहां कौन बने हैं? मलेशिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने जो करंट अफेयर्स अभी पढ़ा है उसका मैं लूंगा टेस्ट, तो जल्दी से आप सभी 10 पे 10 लाने का प्रयास करें। पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुना करिए, तभी इसमें 10 में 10 आएंगे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। अंबेडकर अ लाइफ इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अंबेडकर ए लाइफ के पुस्तक को किसने लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है, शशि थरूर ने लिखा है। हेनले पासपोर्ट 2023 में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो सबसे पहले स्थान पर है जापान। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 136वां स्थान है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा हूं मैं, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति हैं? रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। महाकाल कॉरिडोर कहां पर है? महाकाल कॉरिडोर कहां पर है? ये कहां पर है? उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कहां पर है? दुबई में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई है।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बेल्जियम में है। ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 12 जनवरी के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे जो कल आपने पढ़ा है। किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला। ये मूवी का नाम है RRR। उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया? पृथ्वी 2 का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है? कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया? तो यह है अवनी चतुर्वेदी। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को शुरू किया है? तो भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को शुरू किया है? भारत ने ब्रिटेन के साथ शुरुआत की है। Who has been appointed as the new chief technologist of NASA? तो ये कौन बने हैं? AC चरानिया। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किसने किया है? हेमंत बिश्वा शर्मा। दोनों आंसर हो सकते हैं। रंजन गोगोई। जोशीमठ को भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया किस राज्य में है? तो ये जोशीमठ जो है उत्तराखंड राज्य में है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, 11 जनवरी को। कल पढ़ाया था आपको। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएस फाउंडेशन कोर्स आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है 23 जनवरी से। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो जीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच 23 जनवरी से। यूज कोड RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपको रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है। आज का सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। दोस्तों यहां पर देखें आप, ये पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये कौन है। आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, पहचानिए इनको, ये कौन है। इसके अलावा कल की सीरीज, कल मैंने जो दिया था वो कोणार्क सन टेम्पल था। कल का जो इमेज था रिया गुप्ता और ज्ञानेंद्र ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे 30 मिनट्स में क्लास को खत्म करना होता है। आज की स्टैटिक जीके का पिटारा आप सभी के सामने आ गया है और कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कंप्यूटर के प्रश्न अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है। पीयर टू पीयर लैन इज अ सुटेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर। तो पीयर टू पीयर जो है ये होम नेटवर्क है ना। जो लैन होता है ये होम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। चलिए अगला है, इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह एक डैश वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। लाइक अ हब इन एन इंटरनेट नेटवर्क, डैश इज अ वायरलेस नेटवर्क हेल्प्स इन रिले डाटा बिटवीन नोड्स। तो ये कहलाता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो कि रिले डाटा यानी कि जो लैन होता है कनेक्ट करने में मदद करता है। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश प्रयोग करते हैं। सेल फोन किसका इस्तेमाल करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? तो सेल फोन जो है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के साथ वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेट, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इसमें से काम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट करता है, मैनेज करता है मेमोरी, इंटरफेस यूजर को देता है, सब है, लेकिन ये वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इसका काम नहीं है।
CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पैकेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डैश में संवेदनशील होता है। URL आर केस सेंसिटिव इन प्रोटोकॉल पावर डायरेक्टरी टाइप। तो ये किस में होते हैं? कि डायरेक्टरी में क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। इंटरनेट डैश के विकास के साथ शुरू हुआ है। तो सबसे पहला जो इंटरनेट था वो कौन सा था? यूजनेट, अर्पानेट, इथरनेट, इंट्रानेट। तो ये था अर्पानेट। वेबसाइट एक संग्रह है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट में क्या क्या होता है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो वेबसाइट में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। MICR में C का मतलब क्या होता है? द C इन MICR स्टैंड्स फॉर। तो जो C होता है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? कैरेक्टर। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा, और कैसी लगी आप लोगों को क्लास? हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है आपको बताना है। तो सुबह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े क्लास में। सुनील चौहान, रूप किरण। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाता है, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सुरेंद्र बघेल, साक्षी सिंह तोमर। देखिए आधे घंटे में मुझे क्लास को खत्म करना होता है, और क्योंकि मैं आपके समय की कीमत को समझता हूं, आधे घंटे में मैक्सिमम आउटपुट देना जो वादा है उसी को हमें पूरा करना है। थैंक यू शिवांगी मिश्रा, थैंक यू शिवांगी मिश्रा। ओके, हाँ वो अलका गौहर जो लास्ट इंडेक्स जारी हुआ था UAE, उसमें वो क्वार्टर सेक्टर में था, ओवरऑल नहीं था। अभी ओवरऑल जारी हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्पीड स्लो रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। आप सुबह 6 बजे उठें, पढ़ाई करें, एक रूटीन बनाएं और अच्छे से अपना पूरा शेड्यूल तैयार करें। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर। शेयर जरूर करिएगा आपको सेशन अच्छा लगा है। ठीक है, ओके। तब तक के लिए राजा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।